अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या होगी। मुख्तलिफ जो इंतखाबी निशान अलॉट किए जा रहे हैं उस हवाले से भी कई सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि अब जितने आज़ाद उम्मीदवार होंगे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इंतखाबी नताइज आने के बाद का जो मंजरनामा है वो क्या होगा। इसी के साथ साथ ये भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के बाद जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे उनका क्या स्टेटस है और अब पार्टी को लीड कौन करेगा। तो इन तमाम सवालात और जो दीगर सियासी पीटीआई की स्ट्रेटजी जैसे हमने जिक्र किया उस मामले पर हम बात करेंगे। बानी पीटीआई इमरान खान के नामजद करदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अब सबसे पहला सवाल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यही उठ रहा है कि अब आगे पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, बड़े मुश्किल में डाला है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने, बड़ा मायूस किया है, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हमारे साथ। और यही हम समझते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना और उसकी 70% पॉपुलैरिटी को कि वोटर्स जो है, जो हमने एक फैक्ट्स एंड फिगर दे दिया था कि अगर आपके पास इस वक्त 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर है और हमारी 70% उसकी पॉपुलैरिटी है और हमारे मोर देन 7-8 करोड़ वोटर्स जो है वो सारे कंफ्यूज होंगे कि कितने निशानात पे करेंगे। बट हमने एक स्ट्रेटजी सर अब ये बनाई है, चाहे कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो फाइनल है और वो बाइंडिंग भी है। इन एनी केस वो तो इम्प्लीमेंट होना ही होना है, डिस्पाइट ये कि हमारी रिजर्वेशन है एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि हम रिव्यू फाइल करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि जिस वक्त हम रिव्यू फाइल करेंगे इंशाल्लाह कोई भी बेंच बैठेगा लीगली और आईनी तौर पर देखेगा तो हमें रिलीफ मिलेगा, ये डिसीजन सेटिसाइड होगा। लेकिन फॉर नाउ वी से कि ये इसको छोड़ दे, जो पास्ट आज तक जो हो गया सो हो गया, अब सीज फायर करो, प्रोसीड टू द फ्यूचर। रिव्यू फाइल नहीं रिव्यू फाइल करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ना फ्यूचर के लिए हमारी प्लानिंग यही है कि जो हो गया अभी तक वो तो हो गया, हमारा सिंबल चला गया। अब हम चाहते हैं कि फ्यूचर पे खान साहब के जो मैसेज है कि आप इलेक्शन करें, डटे रहें, आप तसल्ली के साथ रहें, हौसले के साथ बढ़े, आप जो है ना घबराएं नहीं, आप कंटिन्यू करें और इंशाल्लाह ताला इंडिपेंडेंट भी हो। लेकिन हमारे जो सपोर्टेड कैंडिडेट होंगे उनके हम नाम और उनके निशानात अपने वेबसाइट पे देंगे। जनरल पब्लिक से हम अपील करेंगे कि यही हमारे कैंडिडेट से आप उनको सपोर्ट करें ताकि हम पावर में आए, ताकि हम सिस्टम को चेंज करें। हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, लेकिन जिस सिस्टम को बना के हमें निशाना बनाया गया, हम चाहते हैं कि रिफॉर्म लेना। नहीं, लिस्ट आप क्यों जारी करेंगे? क्या आपको खदशा है कि कुछ दीगर उम्मीदवार जो हैं वो भी आपका नाम इस्तेमाल करके हिस्सा ले रहे हैं? देखिए, वो तो मुख्तलिफ, अब हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो पार्टी के सिंबल चूँकि ना होने की वजह से वो एक सिंबल पे नहीं लड़ रहे और हर कैंडिडेट का अलग से सिंबल है। तो हर कैंडिडेट का अलग से सिंबल का एक मकसद यही हुआ। फॉर इंस्टेंस मैं बीइंग चेयरमैन भी लड़ूंगा तो मेरे निशान दिया हुआ चाइनक। अब मैं अगर उसके निशान से लड़ूंगा तो लोगों को क्या पता होगा, तो इसलिए हमने अपने वेबसाइट पे देना है कि जो कैंडिडेट जिस कंस्टिट्यूएंसी से लड़ रहा है उसका इंतखाबी निशान ये है। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें। लेकिन हमने देखा कि आपकी जो एक दरख्वास्त थी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से वो आपने वापस ले ली। अब आप रिव्यू पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं, एक दरख्वास्त आप वापस ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको इंसाफ की तवक्को नहीं है, फिर आप दूसरी पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। देखो, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटीशन थी वो मेरे नाम से थी एज अ चेयरमैन पीटीआई और हमने फ़ाइल कर दिया था कि पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे दे। और जितनी सख्तियाँ हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने हम लेके आए थे कि ये हम कह रहे हैं कि ये सख्ती है, ये इलीगलिटी है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को रोका जा रहा है कि आप सब जो प्रपोजर है सेकेंडरी उनको ना आने दे, लोग फाइल कर रहे हैं नॉमिनेशन, आप उनको ले लें, आप उनको। तो इसलिए ये वो थी कि ये आपने एक ऑर्डर किया था कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, क्योंकि हमें वो नहीं दिया जा रहा तो हमने ले लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा आपके पास बेट ही नहीं है तो सिंबल बेट न होने की वजह से पार्टी का वो ख़त्म हो गया, एक स्टैंडिंग ख़त्म हो गई, हमने वो विड्रॉ कर लिया। लेकिन रिव्यू फाइल करना हमारा आईनी हक है। आर्टिकल 188 में हमारा राइट है कि अगर हम समझते हैं कि उसमें लीगल फ्लॉज मौजूद है तो हम रिव्यू फाइल कर सकते हैं। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव कि जजमेंट जो है उसमें लीगल फ्लॉज बहुत है। लेकिन हम इलेक्शन करा चुके हैं, नोटिफिकेशन हमारा हो चुका है, पार्टी का स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट है और लीगली भी हमारी पार्टी इनलिस्टेड है। आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है और हमारी पार्टी चल रही है। आज भी मैं चेयरमैन की फराइज अंजाम दे रहा हूँ। आज भी जो हम बाकी टू द बाय द एंड ऑफ द डे मैंने सारे जो
फाइनल टिकट से टिकट फाइनल करके चेयरमैन की हैसियत से साइन की। आज भी हमारा उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल है, आज भी हमारा अली अमीन गंडापुर साहब प्रेसिडेंट है हमारे प्रोविंस के, क्योंकि ये आपका इंटरनल मामला होता है, कोई इसको बाद में निशान दे ना दे। फॉर इंस्टेंस इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट का फेवर डिसीजन होते हुए भी जब से 2 दिसंबर को हमारे इलेक्शन हुए हैं, आज की डेट तक आप देखें ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया, इसी दौरान इलेक्शन कमेशन ने हमारा सिंबल नहीं अलॉट किया। पर इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी पार्टी नहीं थी या उसका तंजीम नहीं था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि आपके इंट्रा पार्टी नहीं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, वो सिंबल के हद तक उन्होंने कहा है, सिंबल के हद तक। लेट्स सपोज अगर हम इलेक्शन नहीं भी करते और हम नॉमिनेट करते एक दूसरे को कि आप जनरल सेक्रेटरी, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये सदर है, फिर भी चलता है। इंटरनल मामलात में तो चलते हैं, पार्टी चलती है। आज भी हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी में हमारे मेंबरान साहब लीड करेंगे इलेक्शन कैंपेन इंशाअल्लाह ताला जब तक खान साहब नहीं आते। जी तो इस वक्त हमने देखा कि शेर अफजल मरवत साहब ने जब चीफ जस्टिस साहब पे तनकीद की तो आपका बड़ा वाज़ेह बयान जो है वो सामने आया कि आपको एतमाद है। फिर आपने मीडिया टॉक में भी कहा कि आप तवक्को रखते हैं कि फ़ैसला आपके हक़ में आएगा, लेकिन हमने देखा कि फ़ैसला आने के बाद आपके बयान में भी हमने देखा कि आपने वाज़ेह तौर पर कहा कि ये फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ है, नहीं होना चाहिए था। अब PTI क्या कादी फ़ायद ईसा साहब से इंसाफ की तवक्को रखती है? जहाँ तक हमारा ताल्लुक है तो यस, हम हमेशा से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते रहे, सुप्रीम कोर्ट पे हमने एतमाद किया है। अब भी हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद कर रहे हैं। आज भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को सारे जजेस पे हमारा एतमाद है। हमने किसी भी डिस्ट्रस्ट शो नहीं किया कि हमें आप पे एतमाद नहीं है तो लिहाजा आप मेरा केस ना सुने। आज भी हम रिक्वेस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से हमारे केसेस को आप सुने, आईन और कानून के मुताबिक ही सुने, चाहे उसमें चीफ जस्टिस साहब भी बैठे हों। लेकिन हमारी अदालत से एक रिज़े ज़रूर है, हमें पेशावर हाई कोर्ट में डिसीजन में स्टे मिला, स्टे जिस दिन मिला द नेक्स्ट दिन आपने 26 दिसंबर को हमें स्टे मिलता है। 2 जनवरी को 2 जनवरी को एक एप्लीकेशन फ़ाइल की जाती है, उसके साथ एफिडेविट अपील की जाती है। जिस एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा था कि ये मैं मौजूद था, उसकी सारी आर्गूमेंट्स हुए थे, 1.5 घंटा उसने बहस की थी, उसने एफिडेविट ये दे दिया कि न मैं कोर्ट में मौजूद था और न मैंने आर्गूमेंट्स किए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी ये देखना चाहिए कि ये कौन कर रहा है, क्या हुआ है कि एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल इतना बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं न था और न मौजूद है, और कोर्ट कह रही है कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर हमें करते। हमारी भी अदालत से कुछ तवक्कुआत है और हम उनको कह रहे हैं कि आप 14 बंदों की एक पेज की पिटीशन लेकर के इतनी थारोली आपने देखा जितना कि आपने डायरेक्ट विडिक का केस नहीं देखा था, तो आज आप इसको कहते हैं आपने इलेक्शन नहीं कराया, तो आपने हमें इतनी बड़ी सज़ा दी, इतनी बड़ी सज़ा आपने दी। इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर उठाया, उसमें एक लफ्ज़ लिखा है कि उमर अयूब साहब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, चूँकि वैकेंसी नहीं थी इसलिए वो आगे जाके और नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते थे, लिहाजा इलेक्शन सही नहीं हुए। 1 मिनट के लिए मान लो, ये गलत बात है, लेकिन 1 मिनट के लिए इस बात को मान लो, क्या इस बात पे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि इलेक्शन नहीं हुए? हमारा सारा प्रोसेस पूरे दुनिया के सामने था, थ्रू आउट में टिकर और स्टिकर चलते रहे और लोग वीडियो दिखाते रहे, सब कुछ हुआ इतने ओपनली। हमें ओपन इलेक्शन की सजा दी गई, जबकि 175 पार्टी के सीक्रेट इलेक्शन पे भी कुछ नहीं कहा नहीं। तो आपको इसके पीछे किसी का हाथ लगता है, या आपको लगता है कि ये कानूनी तौर पर फैसला है, या आपको लगता है कि नहीं किसी का नहीं? मैं किसी का, मैं जो सुप्रीम कोर्ट से मेरा शिकवा है और बड़ा सीरियस शिकवा है, और एज ए लॉयर में मैं उससे शिकवा करता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट को समझता हूँ कि हमारा एक कानून है, और कानून यही है कि अगर आपके सामने इलीगल ऑर्डर भी आ जाए, लेकिन लीगल ऑर्डर को सेटिसाइड करते हुए अगर आप समझते हैं कि इस वक्त इतनी देर हो गई है कि इससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी, तो आपने उस ऑर्डर को सेटिसाइड नहीं करना। मैं समझता हूँ, मान ले फॉर अ सेकंड कि हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में कुछ फ्लॉस थी, क्या ऐसी फ्लॉस थी कि हम पूरे सिस्टम से हमें आप आउट कर ले? क्या ऐसी जमहूरियत की खैर हो गई? या जमहूरियत, मैं समझता हूँ कि हम तो दीवार के साथ लग चुके थे। जमहूरियत इस डिसीजन से जमहूरियत को दीवार में चुन दिया गया। नहीं, लेकिन आपको इसके पीछे किसी का हाथ लग रहा है कि ये 14 पिटिशनर्स अचानक आ गए, किसी के इशारे पे आए हैं? आप समझते हैं कि किसी न किसी जिसके इशारे पे भी आए तो थे, क्योंकि ये तो हमारे पार्टी वर्कर नहीं थे, न हमारे सपोर्टर थे, न हमारे ये मेंबर थे, कहीं भी नहीं मेंबर। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बंदा सवाबी से उठ के चला आता है, उसको कहा जाता है आप क्या करने आए थे? वो कहता है मैं भी एक सीट के लिए इलेक्शन लड़ना चाह रहा था। अब ये कितने बंदे हैं? 14 तो वैसे एक पेज की एप्लीकेशन लेके आए, 14 बंदे। आपने अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो हमारे आईन के मुताबिक आपके पास 20 बंदों का पैनल होना चाहिए। मैं आऊँगा कि मैं सदर हूँ,
तो मेरे पास मेरा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मेरा जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ये पूरा पैनल होगा 20 बंदों का। तो फिर मैं कहूँगा मेरा पैनल ये। अब एक बंदा आए तो वो तो वैसे भी डिस्क्वालीफाइड है, सुप्रीम कोर्ट उसको अहमियत क्यों दे रही है? तो इस मसले तो ये मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर गलत डिसीजन है। पीटीआई को इंतखाबात से बाहर कराने में, इंतखाबी निशान वापस लेने में या उसके पीछे आप किसका हाथ देख रहे हैं? तो जिसके भी हाथ है, सारे लोग दुनिया देख रही है, कुछ कुव्वतों का हाथ है। और सबसे बड़ी बात है मियां नवाज शरीफ साहब है जो एम्पायर को साथ मिला के खेलता है। और इस मरतबा तो उसने ऐसा गेम खेल रहा है कि वो हमारी पूरी टीम को खेलने नहीं दे रहा, वो अंडर 19 को भी खेलने नहीं दे रहा। हमको जिसको टिकट दे रहे हैं वो लोगों को भी विड्रॉ कराया जा रहा है। हमारे एक एमएनए साहब चले गए, उनको ये कहा गया कि आप तो विड्रॉ कर चुके थे कल, दूसरे को कहा तो एफिडेविट फाइल कर चुका था, मैं रिटायर हो रहा हूँ इलेक्शन से। तो ये प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। एम्पायर मियां साहब के साथ है, एम्पायर मियां साहब के साथ है, बिल्कुल उसके लिए सारा कुछ बनाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में जमहूरियत का नुकसान हो चाहे आज के बाद कल और कल के बाद परसों है। मैं ये समझता हूँ कि ये क्लैश ऑफ द टाइटन हैज टू कम टू एन एंड। बतौर कानूनी माहिर आप नहीं समझते कि आपका केस कमजोर था? जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद सुप्रीम कोर्ट के हर क्वेश्चंस का हमारे पास जवाब था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्वेश्चंस था कानूनी और यही नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने देखा नहीं जो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। और वो ये था, क्या आर्टिकल 17 के अंडर इलेक्शन कमीशन या कोई भी और इदारा क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से है कि इलेक्शन सिंबल जो है मुल्क के फ्लैग के तौर पे ये लोगों के लिए एक निशानी है और उनकी एक अटैचमेंट है, ये उनका बुनियादी हक है। और ये पॉलिटिकल पार्टी का बुनियादी हक है कि अपने निशान पे लोगों को लड़ा के हुकूमत बनाए। फॉर एज लॉन्ग एज पॉलिटिकल पार्टी इज देयर, उसके साथ निशान और उसकी झंडा जो है ना ये बरकरार रहे। नहीं, लेकिन आपकी ये गलती नहीं है कि आपने अकबर इस बाबर की अगर रुकनीत ख़त्म भी की तो आपके पास रिकॉर्ड नहीं था आपके पास? अब ये मैं कहूँ ना, सुप्रीम कोर्ट कह रही कि रिकॉर्ड क्यों नहीं, हम कहते हैं रिकॉर्ड है ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने आपको निकाला है तो हम उनको कहते हैं हमने निकाला है, वो कहता है रिकॉर्ड कहाँ है। हम कहते हैं ये वाहिद पार्टी जिसको ये डिजिटल देके वो चीफ जस्टिस साहब देख नहीं रही, उस पेज में हमने लगाए हैं कि अगर आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं तो और आपने फीस दी है तो हम आपको ये कार्ड इशू करेंगे। अगर आपके पास, मैं अगर कहूँ मैं सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हूँ और मैं यहाँ घूम फिर रहा हूँ, क्या लोगों का राइट नहीं बनता कि वो मुझसे पूछे बताओ अपना NIC नंबर कार्ड दिखाओ? क्या मैं कहूँ नादरा वालों को कि आप फेल हो चुके हैं कि ये हमारा सिटीज़न नहीं है? अगर आप कहते हैं कि मैं सिटीज़न हूँ तो आप कार्ड दिखाएं ना। हम कहते हैं हमारे डेटा के मुताबिक इन लोगों के पास कार्ड नहीं है। अगर जो बाकी हमारे 8,37,950 रजिस्टर्ड वोटर है उनके पास कार्ड है, अगर इनके पास कार्ड है तो ये दिखाएं, ये कार्ड हमने इशू किए। या एक और चीज़, हमने इनको कहा ये बताएं इन्होंने कब ईमेल किया, कब व्हाट्सअप किया, कब एप्लीकेशन दी, किस वक्त आया कि हम किस पैनल के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमें कौन सा फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में अकबर बाबर साहब गए, फॉरेन फंडिंग का केस उन्होंने लड़ा, फिर अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। आपकी नज़र में क्या चाहते हैं अकबर बाबर साहब? वो कहते भी हैं कि बुनियादी रुकन भी हैं, फिर अपनी ही पार्टी के खिलाफ आ रहे हैं। वो चाहते क्या हैं? कभी रब्ता किया उन्होंने? अकबर बाबर प्लांटेड आदमी है, ठीक है, और वो किसी के इशारे पे करता है। जब जब उनको इशारा दिया जाता है वो आकर के ये केस लड़ता है। वो अगर कहें तो जिस वक्त वो हमारे सेंट्रल सेक्रेटरीट में आए इलेक्शन वाले दिन और वो लेट आए, बाय दिन नॉमिनेशन फॉर्म का प्रोसेस भी गुजर चुका है, वो खुद एडमिट करता है कि मैं 13 साल बाद इस सेंट्रल में आया हूँ। अगर आप मेरे साथ पार्टी में हैं और मैं आपके साथ वर्कर हुआ, इकट्ठे हम बैठते हैं, तो जब हम पे गुजर गया सारा कुछ तो ये कब आया? इसने कब इस पार्टी की खैर ख्वाही की? इसने कब इस पार्टी के लिए कुछ किया? नहीं तो ये हमारा मेंबर है, न हमारे गुज़श्ता 13 साल में ये हमारा मेंबर था। इसने हर केस पार्टी के ख़िलाफ़ किया है। इनसे पूछो, आपको बिलावल जरदारी नज़र नहीं आता? आपको मियाँ साहब ने आज भी इलेक्शन नहीं कराए, आज भी PML इनके इलेक्शन नहीं है। उन्होंने सिर्फ सेंट्रल के इलेक्शन किए, उनके प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन में 5 बंदों का नाम दिया है। सुप्रीम कोर्ट, मैं चैलेंज नहीं, हमारे चैलेंज की ज़रूरत नहीं। मैं कहता हूँ आपने वो किया, बेहतर है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने हमें क्यों आउट किया अगर 175 और पार्टी को नहीं आउट करना? लेकिन अगर उन्होंने आपको आउट करवाया तो आप भी चैलेंज कर सकते हैं। काजी फायद ईसा साहब ने कहा था कि अगर दीगर जमातों का है तो आप ले आए, हम देखेंगे। तो हम लेकर के आ जाएंगे। तो जो लोग पहले से लेकर के आए थे, सपोज जो लेके आए थे, यही तो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था। PML इनका शुरू हुआ, हुमायूं अख्तर साहब चैलेंज करके लेके आए और शुजात हुसैन साहब के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास जुरिसडिक्शन नहीं है,
PMAP के महमूद खान अचकज़ई साहब के खिलाफ लेके आए। उनका अपना जनरल सेक्रेटरी उनके खिलाफ आया, उन्होंने कहा जी इसको तो हमने निकाला, हमारा मेंबर नहीं, और ये इलेक्शन हमारे सही हुए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मेंटेनेबल नहीं है, हमें उन्होंने टारगेट किया। और एक और चीज़, 13 सितंबर मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ, ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, 13 सितंबर को ये केस जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ डिसाइड किया, ये इलेक्शन कमीशन ने ओपन कोर्ट में हमारे हक में फैसला किया था। फिर जब ऑर्डर नहीं आया, हमने 18 अक्टूबर को दरख्वास्त दी कि ऑर्डर आपने अनाउंस किया है और आपने ऑर्डर आपका नहीं आया। फिर हमने 31 अक्टूबर को दरख्वास्त दी कि ऑर्डर आपने ओपन कोर्ट में अनाउंस किया, पब्लिश भी हुआ था, सब मीडिया ने रिपोर्ट किया था, आपने फिर भी ऑर्डर अनाउंस नहीं किया। फिर मेरे और बाबर रवान साहब की मीटिंग हुई, हमने उनको कहा, सारे मौजूद थे मेंबरान साहबान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, कि सर आपने ओपन कोर्ट में तो अनाउंस किया, मेहरबानी कर ले वो ऑर्डर दे। इलेक्शन कमीशन ने हमें ये यकीन दहानी कराई कि हमने आपसे बल्ला क्यों लिया और हम नहीं लिया है, ये कमीशन नहीं लिया है, ये कमीशन ने कहा। फिर जब कमीशन, हम हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट जाए तो हमारे पिटीशन में पैरा नंबर 20 में हमने कैटेगोरिकली कहा कि वी वर टेकन बाय सरप्राइज जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने आपके खिलाफ केस फाइल किया। इलेक्शन कमीशन का जवाब आया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा कि ये आप लोग गलत कह रहे हो, तो ये आप लोग गलत कह रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक में फैसला किया हुआ, फैसला चेंज किया। क्यों किया? बस कमीशन से पूछ लें। नहीं है, इसके पीछे आप कोई साजिश देखते हैं PTI? और क्या साजिश हो सकती है? पार्टी को उन कुव्वतों का हाथ भी हो सकता है जिनकी तरफ इशारा किया जाता है। देखो, जिस भी कुव्वत के पास है, जिस भी कुव्वत के पास है, अब देखो किस कुव्वत के पास है, जो भी कुव्वत समझती है कि हमने इसको आउट करना है, मैं ये समझता हूँ कि देखो पार्टी को आउट करने से कुछ नहीं बनता, लोगों को मिला के टेबल पे बिठाने से कुछ बनता है। अगर आपने पार्टी को आउट करना है डेमोक्रेटिक प्रोसेस से तो डेमोक्रेसी डिरेल हो जाएगी। फिर डिरेल हो जाती डेमोक्रेसी तो दूसरे कुव्वतों को मौका मिलता है। पॉलिटिकल पार्टी को उस टेबल पे लेके आते हैं। और आपने नहीं देखा बलूचिस्तान के टेररिज्म को, आप कहते हैं टेररिस्ट को, कि हमने मेन स्ट्रीम में इनको लेके आना है, अब इस दायरे में लेके आएंगे, तो उनको तो दायरे में लेके और हमें पॉलिटिकल प्रोसेस से निकाल। नहीं, लेकिन आपने नून लीग का तो जिक्र किया, पीपल्स पार्टी में भी आप समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होते? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैसे किए थे? पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने शाम को कहा कि मैं चेयरमैन बन गया, दैट्स इट। और बिलावल भुट्टो तो बना ही चेयरमैन उसकी वजह से, एक चिट्ठी की वजह से। बिलावल भुट्टो को किसने मुंतखब कर दिया था? किसी ने भी नहीं किया था। उन्होंने कहा बीत हो गई, वो कहता है कि आ जाओ, बल्कि लोगों ने कहा कि बस आप बन गए। इन्होंने तो इलेक्शन ही नहीं कराए। उन्होंने भी तो रिकॉर्ड जमा कराया। और अगर रिकॉर्ड जमा कराए तो आप भी रिकॉर्ड जमा कराया ना, तो किसी ने पूछा है? आप उनको कहो आपके मुकाबले में कौन आए? लेकिन गौर साहब, परवेज खटक साहब हो गए, उस्मान बुजदार साहब हो गए, जिस पर इतनी तनकीद हुई, लेकिन खान साहब कायम रहे कि यही CM पंजाब रहेंगे। इनका भी दुख नहीं है उन्हें कि वो भी छोड़ गए, सियासत छोड़ गए, PTI को छोड़ गए, मुश्किल वक्त में छोड़ गए? देखो, खान साहब एक बड़े वो ऐसे सियासतदान है कि उन्होंने ज़ीरो से शुरू कर लिया था। 27 साल में वो पार्टी कहाँ से उठा करके कहाँ तक लेके आए, और वो डिसीजन लेते हैं, अच्छे लेते हैं। वो ये नहीं करते, वो टीम बनाते रहते हैं और शफल भी करते रहते हैं उसके टीम के लिए। तो दुख तो ज़रूर होता है कि ऐसे हैं, लेकिन ये लोग चले गए। अब वक्त ही बताएगा कि कौन सही था। जेल के अंदर मुख्तलिफ खबरें आई कि ताकतवर हलकों ने खान साहब से मुलाकात की है, कुछ बातचीत बढ़ी है। आपके इल्म में है कि किसने मुलाकात की है? क्या बातचीत हो रही है? मुज़ाकरात शुरू हुए? नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। ना मेरा ख्याल है कि खान साहब के साथ कोई ऐसी बातचीत चली है या है। नहीं, खान साहब इस मूड में है कि वो किसी के साथ कोई बातचीत करे अदर देन दस कि जी कानून के मुताबिक चलो। हम सारे ये समझते हैं कि खान साहब का जेल में होना भी गैर आईनी नहीं है, खान साहब के ट्रायल जेल में कराने भी गैर आईनी नहीं है। खान साहब के केसेस जो जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिसमें इनका इंटरेस्ट चेक किया जा रहा है, ये भी सारे गैर आईनी है। और हम अदलिया से आज भी तवक्को करते हैं कि वो बर वक्त फैसले करवा के इस मैटर को ख़त्म कराएगी। अगर आप एक तरफ देखते हैं, एक बंदा जिसने जेल जाना था, जिस पे ये है कि वो सर्टिफाइड है, काइंड ऑफ मनी लॉन्डर है, वो कन्विक्टेड है, वो अब्सकॉन्डर है, वो जज को कोर्ट को मतलूब है, वो आ जाता है, उसके बायोमेट्रिक्स कराए जाते हैं एयरपोर्ट पे, वो जेल जाने के बजाय सीधा कोर्ट में आ जाता है, रेड कारपेट बिछाई जाती है उसके लिए, वो उसको क्लियर किया जाता है और लेस देन 2 आवर्स में उसकी अपील, क्रिमिनल अपील फैसले हो जाते हैं। क्यों? वो मुखालिफ कह रहा है, नेब वाला जो इतना बड़ा ट्रायल चला, वो कहता है मुझे आधा घंटे के आर्गूमेंट्स चाहिए और नेक्स्ट डे पे वो आर्गूमेंट्स किए बगैर अपना केस ही विड्रॉ करता है और पहले दिन पे खुद कोर्ट को कहता है क्यों ने इस केस को खुद रिमांड कराओ, और वो रिमांड कराने की क्या ज़रूरत है वो आकर के। तो एक तरफ आप एक बंदे के साथ इतना फेवर हो रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसको किस बात की सज़ा दे रहे हैं। आपने तोशाखाना का केस कैसे चलाया, आपने साइबर का केस कैसे चला रहे, आप इद्दत का केस कैसे चला रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल टॉर्चर है। क्या इद्दत के केस को उठा ले कि ऐसे भी इस्लामी माशरे में भी
क्या इस किस्म के इल्ज़ामात कोई लगाता है? देखो अल्लाह ने कुरान में तोहमत की बहुत बड़ी वो की है, मतलब उसको डिसलाइक किया है बहुत सीरियसली। क्या इस किस्म की बातें भी आप कोर्टों में लेके जाते हैं? तो खान साहब क्या समझते हैं कि खावर मानिका साहब क्यों 6 देखो साल उसका जिक्र ही नहीं किया। 6 साल के बाद एक बंदे को आप अगर उठाएं, आपको जेल में रखें, उसके बाद आप उसकी सॉफ्टवेयर को अपडेट करके फिर वो वापस आ जाता है, उसके बच्चे, उसकी बीवी है, 6 साल बाद वो आ जाता है, वो एक स्टेटमेंट दे जाता है। और कैसे स्टेटमेंट? एक दिन एक बंदा आ जाता है, वो अपना केस विड्रॉ करता है, और द नेक्स्ट डे एक और बंदा आ जाता है, वो केस फाइल कर जाता है। लेकिन ऑल यू वांट इज कि उसको डिस्क्वालीफाई करें, उसको पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालें, वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके। वक्त बताएगा ये सारी चीज़ें नहीं चलेगी, वक्त बताएगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त अगर आप देखें तो क्या इंतखाबात या पार्टी के अंदर, क्योंकि खान साहब जेल में, आप तो चेयरमैन के तौर पर मौजूद हैं, क्या बुशरा साहिबा का कोई किरदार होगा सियासत में या पार्टी के अंदर? नहीं, देखो वो बीबी ने कभी नहीं, वो कभी भी बीबी ने नहीं कहा, नहीं बीबी ने कभी नहीं कहा कि मेरा कोई रोल होना चाहिए। खान साहब की बहनों ने भी कभी नहीं कहा हमारा कोई रोल होना चाहिए। नहीं, खान साहब ने कभी उनके लिए रोल को तयन का कोई ऐसा है, क्योंकि जिस वक्त मैं चेयरमैन बन रहा था, नामजद हो रहा था, उस वक्त भी खान साहब को ये कहा गया कि ऐसे करें। खान साहब ने कहा मैंने 27 साल स्ट्रगल इसलिए नहीं की कि मेरी फैमिली वाले आ जाए, ये मैंने आप लोगों के लिए मोरूसी सियासत में नहीं चाहता। और यही तो चीज़ है जो पीटीआई को बाकी पार्टियों से डिफ्रेंशिएट करती है। गौर साहब, जेल के अंदर अमरीकी एम्बेसडर की मुलाकात की खबरें भी सामने आई। आप बताएंगे कि आज तक जितना अरसा गुजरा है, खान साहब के साथ किस किस ने मुलाकात की है? क्या उनमें जो सिफारतकार हैं वो भी शामिल हैं? नहीं, कोई सफारतकार ने मुलाकात नहीं की, किसी पार्टी ने के वर्कर ने मुलाकात नहीं की। हमने पार्टी के जो लीडरशिप है, कोर कमेटी के मेंबरान साहिबान हैं हमारे, ख़ासकर रऊफ़ हसन साहब के लिए हमने दरख्वास्त अपनी कोर्ट में दे दी, इजाज़त भी मांगी, उनको इजाज़त नहीं दी गई, फिर दोबारा चले गए, फिर भी इजाज़त नहीं मिली। तो खान साहब के साथ मुलाकात में उसके फैमिली मेम्बर्स के और मिसेस के अलावा, वकला के अलावा कोई ख़ास नहीं गए, एक्सेप्ट के 1-2 मरतबा उनके डॉक्टर आए। डॉक्टर, लेकिन आपको याद होगा कि जब मियाँ साहब जेल में थे, जब जरदारी साहब जेल में थे, तो उन्होंने बाद में कहा कि मुझे जनरल फैज़ ने कहा कि आप अगर बाहर जाना चाहें तो हम आपको निकाल देते हैं। क्या कभी खान साहब को ये ऑप्शन दिया गया? कभी खान साहब ने लीगल टीम के सामने मौक़िफ़ रखा कि मुझे ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं? देखो, खान साहब कभी ऐसे ऑप्शन को कंसिडर ही नहीं करेंगे, और इन लोगों को पता है कि खान साहब कभी भी ऐसे ऑप्शन नहीं लेंगे। इसलिए खान साहब की तरफ ये जाने की जरूरत ही नहीं कर सके कि उनको ये कह दे कि तुसी बाहर जाओ। अच्छा जी, मतलब आज तक कोई मुलाकात नहीं, कोई मुलाकात न हुई है। न मैं कह रहा हूँ कि जो लोग ये अफरे करते हैं वो जरूरत भी नहीं कर सके खान साहब को कहें कि क्या आप बाहर जाएंगे। वो कह चुके हैं मेरा जीना मरना इस मुल्क में। नहीं, लेकिन एक खबर तो आई थी ना कि खान साहब ने कह दिया कि आप मुज़ाकरात करें। नहीं, मुज़ाकरात का कोई ऐसा जिक्र नहीं आया कि मेरे केस का मुज़ाकरात करो, कभी भी ऐसी जिक्र नहीं किया खान साहब ने। मैं तो आज भी एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कह रहा हूँ कि ये क्लेश ऑफ द टाइटन्स ख़त्म होना चाहिए, सीज़ फायर होना चाहिए। दीवार के साथ हमें लगाया गया, हमारे लीडर को आपने जेल में रखा, हमारे कप्तान को आपने जेल में रखा, कोई इलीगल केसेस में आपने उसको रखा, उस पर प्रेशर डालने के लिए आपने उसकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। हमारी पूरी लीडरशिप 9 महीने से किस जुर्म की सज़ा काट रही है? अगर ये सारा कुछ हो गया, लेट्स पुट एन एंड टू इट, आगे बढ़े। बतौर चेयरमैन आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने को तैयार हैं कि मामला जो है वो? देखिए, मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा बैठना क्या है। मैं तो सबको कह रहा हूँ, हम तो सबको कह रहे हैं कि इलेक्शन कराओ, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कराओ, अपने अपने रोल प्ले करो। इसमें क्या है? हमें अदलिया से भी हमारी दरख्वास्त है कि आप सब की केसेस अगर आपने डिसाइड करने, हमारे केसेस भी आईन और कानून के मुताबिक फैसले करो, हमारे केसेस भी लगाओ। खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन का केस है, वो केस क्यों नहीं लग रहा? वो अगर लगे, उस पर फैसला हो, तो क्या हमने कोई और चेयरमैन करना था? क्या मैंने चेयरमैन की सीट पर बैठना था? हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। इतना ड्रास्टिक डिसीजन हमने सिर्फ ये लिया था कि पार्टी बचे, अवाम बचे, जमहूरियत बचे, आगे इलेक्शन हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, और हम सब आगे बढ़ कर के इसमें पार्टिसिपेट करें। जो भी आए, सारे इदारे उस हुकूमत की हेल्प करें ताकि हम मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालें। देखें, इस वक्त टेररिज्म को देखो, बदअमनी को देखो, इन्फ्लेशन को देखो, इसकी जो है ना इकनॉमिक सिचुएशंस को देखो, जिस तरह पूरी दुनिया कंसिडर करती है। हम इस क्लेश में पढ़ के क्या करेंगे? ये हमने मुल्क के साथ क्या होना। तो इसलिए आगे अगर बढ़ना है तो ये सारे इख्तिलाफात बुला के आगे बढ़ना होगा। ठीक है। आपके पार्टी की एक अहम शख्सियत, अभी भी एक अहम ओहदे पर फायज हैं, आरिफ अलवी साहब। हाँ बेटा, क्या खान साहब उनके बारे में कोई राय रखते हैं? उनसे मायूस हैं? उनके किरदार से मुतमईन हैं?
मैं समझता हूँ उनके किरदार से मुतमईन है, मायूस भी नहीं है उनसे। देखिए, एक मरतबा उमर खान साहब का जिक्र आया था, वो ये था कि जिस वक्त इलेक्शन के लिए डेट दी जा रही थी तो हमारे सदर साहब से ये तवक्को थी कि आपकी ऑफ़िस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, आप पार्लियामान का हिस्सा है, आप फेडरेशन का हिस्सा है, आप उनके हेड है और आपके पास आईनी ज़िम्मेदारियाँ आल्दो मुतय्यन है आइन के मुताबिक और बहुत कम है, लेकिन इलेक्शन का डेट देना आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। आप समझते हैं कि अभी भी वो आपके साथ खड़े हैं? वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज़ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो किसी पार्टी एफिलिएशन उसकी नहीं है, लेकिन जब भी आएंगे इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और हम उसके जो खिदमात है उसको कदर के निगाह से देखते हैं। तो पीटीआई के अंदर फिर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ जो तनकीद हो रही है, जो आवाज़ें उठ रही हैं, उसकी वजह क्या है? नहीं, एक आध मरतबा पहले कभी आई होगी, उसके बाद किसी ने तो क्रिटिसाइज़ उसको नहीं किया है, क्रिटिसाइज़ नहीं किया। और दूसरी बात है कि क्रिटिसिज्म का मैं नहीं समझता कि कोई जवाज़ भी है सदर को, क्योंकि उसका रोल मुतय्यन है आईनी तौर पर, वो क्या कुछ कर सकता है। नहीं तो वो किसी पार्टी के लिए कुछ कर सकता है और नहीं तो वो किसी और काम के लिए, एक्सेप्ट वो कि जो आईनी तौर पर वो कर सकते हैं वही कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि जो केसेस चल रहे हैं, खान साहब जेल में हैं, उसमें बतौर सदर आरिफ अलवी साहब अगर किरदार अदा करना चाहें तो वो कर सकते हैं? नहीं, हमने कभी उनसे ये तवक्को भी नहीं किए, नहीं हमने उनको कोई रिक्वेस्ट ऐसी की कि आप किरदार अदा करें। सारे वकला मौजूद हैं। हम अदलिया से बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारे केस में अपना आइनी रोल प्ले करें, कानून आइन के मुताबिक आगे बढ़े और इन केसेस को आप ख़त्म करें। अगर मेरा केस है, आप जैसे भी फैसला करें तो आप उसको रिजर्व तो ना रखें। देखिए, इस केस को दे दे, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे बल्ला ले लिया, इस कोर्ट को इस केस को 4 दिसंबर 2022 को नोटिस आता है। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जैसे भी ऑर्डर कर लिया था, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया, हेयरिंग आखिरी हो जाती है 28 मार्च को, ऑर्डर आ जाता है 31 जुलाई को, फिर 9 सितंबर को हेयरिंग हो जाती है, 23 नवंबर को ऑर्डर आ जाता है। तो ये हम देखो ना, 9 आपने 7 महीने हमारा कितना बड़ा नुकसान किया। आज आपने इलेक्शन का शेड्यूल, जिस दिन निशान अलाट हो रहे हैं और निशान अलाट होने का पीरियड 12 बजे और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है रात 11 बजे, आपने हमें कहीं कभी नहीं छोड़ा। हमारा एक आईनी हक भी हमसे चला गया, जो हमारा आईनी हक है कि हम रिव्यू फाइल करें विद इन 30 डेज। ये डिसीजन पहले आ चुका होता, हम रिव्यू फाइल कर चुके होते, कोई और बेंच उसको सुनता, कोई लार्जर बेंच उसको सुनता, तो ये भी तवक्को की जा सकती थी कि हमारा ये ऑर्डर बरकरार रहता। तो इतना आपने टाइम फ्रेम में हमें नहीं रखा कि आपने हमारा एक आईनी हक भी ले लिया। तो इसलिए हम तो अदलिया को ये कहते रहे कि देखिए, अदलिया में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का बताऊं, 56,000 केसेस पेंडिंग है। मैं नहीं कहता कि अदलिया काम नहीं कर रही, बहुत टफ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ज़्यादातर काम कर रही है। 56,000 केसेस में 100 केस नहीं होंगे जो पॉलिटिकल है। सुप्रीम कोर्ट की और अदलिया की क्रेडिबिलिटी और इसकी जो फेयरनेस है और इनकी इम्पार्शियलिटी है, वो इस 56,000 केसेस में से उस 50-60 केसेस में नज़र आते हैं। सब यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। गौर साहब, अदलिया के मुतल्लिक आपकी राय और खान साहब की राय में फ़र्क है? नहीं, खान साहब ने भी कभी नहीं कहा, हमेशा से कानून के लिए तो वो लड़े, आइन की बालादस्ती के लिए लड़े। उनको भी जज पर एतमाद है। उस जज को भी कुछ नहीं कहा जिसने उसको आधे घंटे में सजा दी। उस जज को भी कुछ नहीं कहा जिसने उससे कानूनी हक, उसका बुनियादी हक, हक दिफा उससे लिया गया। कोई भी और जज होता तो वो आकर के अपॉलॉजी रेंडर करता। लेकिन देखो ना, उस खान साहब क्या एक ट्वीट दिखा जो उसने उस जज के बारे में। खान साहब को एतमाद है काजी फायद ईसा साहब पर? ऑफ कोर्स एतमाद है। मैंने उनको कहा था, मैंने उनकी बिहाफ से स्टेटमेंट जारी की थी। यस, उन्होंने कहा था मुझे फुला एतमाद है। हम तो ये नहीं कह रहे एतमाद नहीं, लेकिन अदलिया से हम ये कह रहे हैं कि हम जब एतमाद कर रहे हैं और आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं इंसाफ की, तो हमारे साथ बराबरी की सलूक पे भी फैसले करें और हमारी भी मारूजात को आप देखें और बड़े कैनवस में देखें उसको। गौर साहब, 2-3 मुख्तसर सवाल होंगे। एक तो इस वक्त आरिफ अलवी साहब से मुतल्लिक हमने बात की, आप क्या समझते हैं कि आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर अलवी साहब के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, इख्तियारात हैं, अगर वो इस्तेमाल करना चाहें तो वो कर सकते हैं? आइनी और कानूनी ऑप्शंस, वो इलेक्शन के हवाले से हों या फिर आपके इंतखाबी निशान के हवाले से हों या फिर खान साहब को रिलीफ देने या कानूनी तौर पर उनकी हेल्प आउट उनको करने के हवाले। देखो, वो आप द हेड ऑफ द स्टेट हो और आप पार्लियामान का भी हिस्सा हो और आप सदर पाकिस्तान और आइनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, तो आपका एक रोल है
वो एक विजिबल भी रोल है और इनविजिबल भी रोल है, तो आईनी कानूनी भी एक रोल है, बट आपका एक इन्फ्लुएंस का भी रोल है। वो जब ये सारा कुछ देखते हैं तो रोल तो प्ले कर सकते हैं, सब लोगों को जैसा भी है एक रोल तो प्ले कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाए और हालात मज़ीद न बिगड़े। इलेक्शन फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए अपना रोल प्ले करें, जिसका हेल्प चाहिए उनको डायरेक्ट करें, उनका हेल्प ले ले, सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त भेजे, सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर ले, लेकिन अपने ऑफिस की गुडविल को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो एक रोल प्ले करना और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्ले होल्ड करने के लिए तो आप अपना रोल प्ले करना आप चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन भी जा रहे हैं, आप पेशावर हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, तो आप अलवी साहब के पास क्यों नहीं जा रहे? नहीं, देखो उसका एक लिमिटेड रोल है, मैं कह रहा हूँ ऑन हिज ओन उनको प्ले करना चाहिए। वो एक एडवाइजरी किस्म का होगा, इन्फ्लुएंशियल होगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेंगे, जो एडजुडिकेट नहीं कर सकते। कोर्टों में जब हम जाते हैं तो ये डिटर्मिनेशन करते हैं और उनको इन्फोर्स कराते हैं, तो इनका रोल एब्सोल्युटली डिफरेंट है और वो हमारा आईनी बुनियादी हक भी है कि इन फोरम में जाए। तो इनके पास जाना एक अलग बात है और उनका जो अपना ऑफिस का है रोल है वो एक अलग है, लेकिन रोल फिर भी प्ले कर सकते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो ये क्लेम कर रही है कि मैं आईनी और कानून की पासदारी करूँ और मैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हूँ, वो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को थ्रेट कर रही है कि अगर आपने यहाँ रहना है तो फिर देख लें, वो फिर भी आपका जीना महाल हो जाएगा। ऐसे अल्फाज अदा कर रही है ताकि एक हमें उससे रिलीफ ना मिले। और हमें क्या रिलीफ दे रहा है भला? वो सिर्फ ये कह रहा है कि बार बार केसेस में अरेस्ट ना करे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है वो पॉलिटिकल लीडर इसी तरह से प्ले ना कर सके। उनको चाहिए था तो स्टूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो उसके लिए लड़ते हुए कहते हैं कि जो हमें निशान है ये कल उनका भी थ्रेट हो सकता है कि इस प्रोसेस में से सारे पॉलिटिकल पार्टी को रोल प्ले करना चाहिए। इलेक्शन कराना और फ्री एंड फेयर होना ये सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही एजेंडा होना चाहिए। लेकिन अभी सेनेट के अंदर 3 करारदादें जो हैं वो जमा हो चुकी हैं, एक मंजूर हो चुकी है, 2 जमा है कि इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी किए जाएँ। आपको इसके पीछे कौन नज़र आ रहा है, ये क्या मामला है? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। जिन मेंबरान साहिबान ने किया उनकी ज़ाती राय, उसकी कोई कतत नहीं है। हमारे एक रिज़र्व सीट पे आए हुए सेनेटर साहब थे, उसको हमने भी शोकास दिया है और सबको अपने करना चाहिए पार्टी को कि वो ये नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। हाँ। और कोई भी नहीं चाहता मेरे हिसाब से कि इलेक्शन किसी सूरत। ये मामला खान साहब के नोटिस में है? जी बिल्कुल, उसके नोटिस में उन्होंने सुना भी है, पढ़ा भी है और उनके नोटिस भी है कि हमने अपने एक रिज़र्व सीट पे जो सेनेटर है उनको हमने नोटिस दिया हुआ है। लेकिन इस वक्त आखिरी सवाल गौर साहब के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, अगर यही फार्मूला जो पीटीआई के ऊपर अप्लाई किया गया है, अगर यही फार्मूला नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अप्लाई किया जाए, एएनपी के ऊपर अप्लाई किया जाए, तो आप बिलावल साहब, मरियम मियाँ साहब इनको कहाँ देखते हैं? देखिए, अगर इन पे हुआ तो ये भी नहीं होगा, लेकिन मैं इस तरह नहीं सोचता कि जी अगर हमसे बल्ला लिया गया तो इन सब से बल्ले ले ले। नहीं, हमारे साथ जो हुआ ज़्यादती हुई, इसकी रेमेडी होनी चाहिए, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान नहीं लिया जा सकता और नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो भी रिफॉर्म आप लॉ के मुताबिक लेके आना चाहे वो करें, लेकिन निशान हर पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। अगर जहाँ तक इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन सिर्फ हमने करवाए थे, पीपल्स पार्टी कोई इलेक्शन की सबूत आपको नहीं दे सकती। PMLN ने आज भी अपने प्रोविंशियल इलेक्शन नहीं कराए, उनके आज भी बंदे सारे नॉमिनेटेड है और उन्होंने इलेक्शन भी कैसे कराया। इनको कहो कि आपने कौन सा पैनल मुंतखब किया था, कौन सा बंदा उठ के खड़ा हुआ था, आप उनसे पूछो। सुप्रीम कोर्ट हमसे कह रही है कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दिखाओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नादिर साहब, बताएं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाए, आज भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर उन नॉमिनेशन फॉर्म मौजूद नहीं है। लेकिन अगर सूरत हाल यही रहती है, आपके तहफ़्फ़ुज़ात यही रहते हैं, तो फिर भी आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे या बाइकाट का ऑप्शन टेबल पर है? बाइकाट का ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये मुतफ़िका फैसला है, ये खान साहब का भी फैसला है, ये हमारी कोर कमेटी का फैसला है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, बैरिस्टर गौर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब PTI का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तहरीक इंसाफ हर तरीके से और भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ये हतमी फ़ैसला है और तहफ़्फ़ुज़ात उनके मौजूद हैं, वो अभी भी अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि उनको जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ दिया जाए, लेकिन इंतखाबात से बाइकाट का ऑप्शन जो है वो टेबल पर मौजूद नहीं है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।